मानव संसाधन प्रबंध की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट के जो विभिन्न भाग हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण मैनेजमेंट का पहलू है। इसका मुख्य कारण क्या है कि विज्ञान और तकनीकी कितनी भी उन्नति क्यों ना कर ले, परंतु मानव के बिना वो अधूरी है। अंततोगत्वा किसी भी संस्था में कोई भी निर्णय होगा वो मानव के दिमाग से ही लिया जाएगा। किसी भी कार्य का संपादन होगा वो मानव के द्वारा डायरेक्शन प्राप्त करके या डायरेक्शन देकर ही किया जाएगा। इसकी विषय वस्तु में काफ़ी विस्तृत, काफ़ी डिटेल्ड सब्जेक्ट मैटर है, जिसे हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मुख्यतः आपके सामने अध्ययन कर सकते हैं। बेसिकली, ब्रॉडली, द सब्जेक्ट मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 2, कार्य आयोजन, फंक्शन प्लानिंग। नंबर 3, औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नंबर 4 लास्ट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, योजना एवं विकास। अब हम प्रथम पॉइंट से लेके चलते हैं। अभी तो हमने खाली आपको पॉइंट बताए हैं। प्रथम पॉइंट बताया था हमने आपको प्रशासन। सामान्य सा शब्द है, हम सभी इससे विदित हैं कि प्रशासन क्या होता है। किसी भी संस्था में, किसी भी परिवार में, किसी भी महाविद्यालय में प्रशासन का मतलब उसके कार्यों को विधिवत, प्रॉपर रूप से बनाई गई नीतियों के अंतर्गत संपादित करना और उन कार्यों के माध्यम से अंततोगत्वा अपने अभीष्ट की प्राप्ति करना। यह हम बहुत शॉर्ट में प्रशासन के अंतर्गत 3 मुख्य पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, नीति निर्धारण। नंबर 2, कार्य विकास। और नंबर 2, प्रभावी प्रशासन। नंबर 1, नीति निर्धारण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। प्रथम कार्य जो होना चाहिए वो होना चाहिए नीति निर्धारण का, अर्थात हमें अपनी संस्था में क्या कार्य करना है, किस प्रकार से करना है, किस प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा संपादित कराना है और अंततोगत्वा हमारी संस्था की क्या लाभ होने चाहिए, क्या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होना चाहिए। ये सभी हमारी नीति निर्धारण के अंतर्गत आती हैं। अर्थात ये एक तरीके से व्यवसाय से पूर्व का अंग है। ये एक तरीके से हमारी बिजनेस के पूर्व का अंग है, जिस नीतियों को लेकर हम अपने व्यवसायों को करेंगे। नंबर 2, कार्य विकास, वर्क डेवलपमेंट। विभिन्न व्यक्तियों को उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कार्य का एलोकेशन करना और उस कार्यों को ठीक प्रकार से कराना। और यदि हम समझते हैं कि कोई कार्य और ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी अन्य माध्यम से विकसित किया जा सकता है तो उस कार्य को हम करेंगे। और लास्ट था हमारा इसमें प्रभावी प्रशासन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात जो महाविद्यालय का प्रबंध तंत्र हो सकता है, जो किसी संस्था में प्रबंध तंत्र हो सकता है, जो किसी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंध तंत्र हो सकता है, सबके उद्देश्य एक ही होते हैं। क्या उद्देश्य होते हैं प्रबंध तंत्र के? कि अपने कार्यों का संपादन ठीक प्रकार से
खर्चों को मिनिमाइज करके करना और किसी भी औद्योगिक संस्था को उच्च से उच्च शिखर तक पहुंचाना। ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारी संस्था में एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली अच्छा कार्य करेगा। इसके बाद अगला पॉइंट मैंने आपको बताया था कार्य आयोजन। ये हमारा सबसे विस्तृत पॉइंट है, इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। अगला पॉइंट हम आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंध। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन? इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who are working therein is known as industrial relations। अर्थात कोई भी संस्था है, उस संस्था में एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संबंध, एक व्यक्ति के समूह के दूसरे व्यक्तियों के समूह से संबंध हमारे औद्योगिक संबंधों के अंतर्गत आते हैं। किसी भी संस्था के औद्योगिक संबंध यदि अच्छे होते हैं, यदि मधुर होते हैं, तो निश्चित रूप से वो संस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर बाजार में उन्नति को प्राप्त करती है और उसकी लाभदायक क्षमता भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। औद्योगिक संबंध के अंतर्गत कुछ चीजें हैं जिनका हम बहुत शॉर्ट में डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 है हमारा संप्रेषण। संप्रेषण क्या है? कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मीन्स एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना, किसी भी माध्यम से वो संप्रेषण होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं इस टाइम, आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू। बेसिकली कम्युनिकेटिंग जो इस समय हो रहा है दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। लेकिन जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब, जैसे कि क्लासरूम में हम पढ़ाई करते हैं, क्लासरूम की पढ़ाई में हमारा कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन होता है। मैं आपसे कोई बात कर सकता हूं, आप मुझसे कोई बात कर सकते हैं। यदि इसी क्लास को हम जूम मीटिंग के माध्यम से करें तो उसमें हम टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। परंतु जहां तक एक संस्थान का ताल्लुक है, संस्थान में कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि यदि शीर्ष की बातें लोएस्ट स्तर तक उसी भाव, उसी अर्थ, उसी महत्व के हाथ ना पहुंचे तो संभवतः हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? दो ग्रुप होते हैं। सपोज संस्था में कर्मचारी बोनस चाह रहे हों और उनकी इच्छा है कि हम 15% बोनस हमें इस साल मिलना चाहिए, जबकि प्रबंध तंत्र की इच्छा या तो बोनस देने की नहीं है और या बोनस देने की है भी तो 5% देने की है। ऐसे में दोनों ग्रुप्स के कुछ लोग आपस में मिलकर सामूहिक सौदेबाजी करते हैं, दैट इज नोन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग। अर्थात कर्मचारी अपनी आवश्यकताएं बताएंगे, प्रबंध तंत्र अपनी मजबूरी बताएंगे और सौहार्द दिखाते हुए हो सकता है कि जो 15 और 5 वो मांग रहे थे दोनों पार्टी, वो बीच में कहीं 10 पर उनका मामला तय हो जाए। अगला पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अनुशासन। किसी भी संस्था के लिए अनुशासन उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है जितना कि परिवार के लिए या महाविद्यालय के लिए या समाज के लिए। जब तक हम अपने अधिकारी का आदेश का अनुपालन उसके कहे अनुसार नहीं करेंगे,
तब तक हम संस्था का कार्य मन लगाकर नहीं कर सकते। और अंतिम है हमारा इस पॉइंट के अंतर्गत मानव संसाधन शोध, ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च, अर्थात जो हमारी संस्था में विभिन्न व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनमें से कौन सा व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य अच्छा कर सकता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को हमने लगा तो अकाउंट में रखा हो, परंतु वो व्यक्ति मार्केटिंग के लिए बहुत उपयुक्त हो। तो यही एक मैनेजर का कार्य होना चाहिए कि जो व्यक्ति जहां कार्य करने के लिए उपयुक्त हो उसका प्लेसमेंट उसी विभाग में उन्हीं अधिकारियों के अंतर्गत हो। अगला पॉइंट था हमारा योजना एवं विकास, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब प्लानिंग और डेवलपमेंट हम किसके लिए करते हैं? बेसिकली प्लानिंग और डेवलपमेंट वी आर डूइंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हम संगठन के लिए ही प्लानिंग और डेवलपमेंट करते हैं, भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि प्रत्येक संस्था ये चाहती है कि वो उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त हो, पहले से ज़्यादा विकास करे। इसके लिए कभी कभी ये भी हो सकता है कि कर्मचारी उन कार्यों को करने के लिए समर्थ ना हो। जैसे कि मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को कंप्यूटर का दायित्व सौंप दिया जाए जिस व्यक्ति को कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है, या जानकारी है भी तो बहुत कम जानकारी है, तो वो व्यक्ति अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। अतः यदि किसी को कंप्यूटर का दायित्व सौंपना भी है तो निश्चित रूप से आपको उस व्यक्ति को पहले कंप्यूटर से संबंधित ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप उसे कंप्यूटर से संबंधित दायित्व सौंप सकते हैं। ये 3 पॉइंट हमने आपके सामने डिस्कस किए। बीच में हमने एक पॉइंट आपके सामने छोड़ दिया था, दैट वाज कार्य आयोजन अर्थात फंक्शनल प्लानिंग। जो कार्य की पूरा का पूरा संपादन हमें शुरुआत से लेके अंत तक करना है, उसे हम कार्य आयोजन के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। कार्य आयोजन को मुख्यतः 3 प्रमुख विभागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, एंड नंबर 3 एम्प्लॉय सर्विस अर्थात सेवायोजन, वेतन एवं मजदूरी, और लास्ट कर्मचारी सेवाएं। सबसे पहले हम प्रारंभिक पॉइंट पढ़ते हैं, सेवा योजन। सेवा योजन में क्या क्या चीजें आती है? इसमें हमारी संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनसे संबंधित जो विभिन्न कार्य होते हैं वो सेवा योजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे सबसे पहले हम कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। भर्ती एवं चयन ये प्रोसेस वो है जो कि किसी भी संस्था में कर्मचारियों की, अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा। एक बार आपने किसी की भर्ती और चयन कर दिया, उसके बाद आप उसको नियुक्ति पत्र देंगे। नियुक्ति पत्र देने के उपरांत उसका एक पर्टिकुलर जगह, एक विशिष्ट जगह कार्य करने की स्थापित करेंगे और उस व्यक्ति से कहेंगे कि वो उस जगह कार्य करे। ये तो हमने प्रारंभिक कार्य किया। प्रारंभिक कार्य से मतलब हमने क्या क्या किया? हमने कर्मचारियों की नियुक्ति की, कर्मचारियों का चयन किया, कर्मचारियों को स्थापित कर दिया। नेक्स्ट, उसके उपरांत हम क्या करेंगे? हम कर्मचारियों के कार्यों का अवलोकन करेंगे और कर्मचारियों के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए
उनकी पदोन्नति या पदावनति अथवा स्थानांतरण एक सीट से दूसरी सीट पर करेंगे। अर्थात इट कैन बी प्रमोशन, इट कैन बी डिमोशन, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सीट टू अनदर। इसके बाद अगला पॉइंट हमने आपको बताया था वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत दो तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले तो पद का सृजन होता है, वो तो सभी संस्थाओं में ऑलरेडी होता है। उसके उपरांत प्रत्येक पद एक वेतनमान के अंतर्गत होता है। जैसे कि किसी भी संस्था में चपरासी का वेतनमान अलग होगा, क्लर्क का वेतनमान अलग होगा, अधिकारी का वेतनमान अलग होगा, मैनेजर का वेतनमान अलग होगा। ये जो इन विशिष्ट वेतनमानों में उन कर्मचारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता को कैलकुलेट करके, योग्यता का आकलन करके की जाएगी। इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रेरणादायक योजनाएं भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। अर्थात कोई कर्मचारी, जैसे कि उत्पादन जब हमने पढ़ा था तो एक चीज पढ़ी होगी हमने, वस्तु उत्पादन। अर्थात हम किसी भी कर्मचारी को किसी भी चीज को प्रिपेयर करने के लिए, यदि वही कर्मचारी उस वस्तु को पूरा का पूरा प्रिपेयर कर सकता है तो हम उसे उसको लिए एक निश्चित दिन में कहते हैं कि तुम्हें 10 वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो प्रेरणा योजना में क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी इंसेंटिव स्कीम। इन इंसेंटिव स्कीम यदि वो कर्मचारी 10 से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करता है तो हम उसे विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव दे सकते हैं प्रत्येक एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। यहां हमें एक चीज का भी ध्यान रखना है कि ये जो एडिशनल प्रोडक्शन हम करवा रहे हैं, ये कोई कर्मचारी अधिक लाभ लेने के चक्कर में, अधिक नाम लेने की वजह से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता ना करे। अर्थात क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी एडजस्टेड, and simultaneously if the production is going to increase then various incentive schemes can be given to the employees। और आखिरी चीज थी हमारी कर्मचारी सेवाएं। कर्मचारी सेवाएं हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंतर्गत भी पढ़ सकते थे, परंतु विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती हैं जो कर्मचारियों को कार्य करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। अर्थात जैसे कि कोई कर्मचारी या उसका परिवार जब तक नौकरी कर रहा है तब तक उसे चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। अर्थात यदि किसी कर्मचारी को या उसके परिवार के किसी सदस्य को कोई बीमारी हो जाती है तो संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, IOC, ONGC, HAL वगैरह, ये सभी उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती हैं कि वो उन्हें चिकित्सा सेवाएं प्रदान करे। इसके अतिरिक्त मनोरंजन सेवाएं, बीच बीच में कार्य में ऑटोनोमस ना हो, कार्य ऐसा ना हो कि बिल्कुल बोर्डम आनी लगे कार्य में, कार्य एक सा ही लगने लगा लोगों को। क्योंकि जब भी लोगों को किसी कार्य को नीरसता आती है कार्य को करने में तो निश्चित रूप से इससे उनके कार्य करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगली चीज है हमारी भय मुक्ति सेवाएं। भय मुक्ति सेवाओं का मतलब हम कर्मचारियों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जिस एनवायरनमेंट में कर्मचारी बगैर किसी भय के, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी प्रेशर के अपना सर्वोत्तम संस्था को प्रदान कर सके और संस्था उससे अपनी उन्नति कर सके। और इसमें अंतिम पॉइंट हमारा है सुरक्षा सेवाएं।
कुछ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हो सकती हैं जहां जिस वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं उस वस्तु के उत्पादन करने में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, आग इत्यादि का खतरा रहता है। तो इस तरीके की कोई भी घटना घटित ना हो पाए उसके लिए पूर्व में ही सुरक्षा सेवाओं का आवश्यक इंतजाम कर देना चाहिए, जिससे कि कर्मचारी बेखौफ संपूर्ण मनोयोग के साथ अपना कार्य कर सके। तो आज हमने मानव संसाधन प्रबंध की विषय वस्तु अर्थात सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस विषय वस्तु को समझने के उपरांत, इसको सुनने के उपरांत मानव संसाधन प्रबंध अर्थात ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में आपको कोई भी शुबा, कोई भी शंका, कोई भी परेशानी नहीं होगी। एंड थिंग्स मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर to you regarding human resource management. Thank you. That's enough for today.